हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम सैमुसी द्वितीय भाग से अष्टमः पाठः विचित्र साक्षी पढ़ रहे हैं। विचित्रः साक्षी, विचित्र गवाह है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय में ये जो पाठ लिया गया है विचित्र साक्षी, ये ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का एक अंश है। इस कथा में बंगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए एक फैसले पर आधारित है। इस पाठ में नीर शीर विभागार्थ वे कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते थे बंकिम चंद्र चटर्जी कि गवाह के अभाव में भी न्याय हो जाता था। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक ऐसी ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता पाई है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पाठ्यक्रम से जुड़े इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। शुरू करते हैं पाठ। कश्चन निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम्। वित्तम प्लस उपार्जितवान्। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया, उससे वह अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में समर्थ हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूतः। उसका बेटा भी वहीं छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक दिन वह पिता बेटे की बीमारी की बात सुनकर के व्याकुल हुआ और बेटे को देखने के लिए चल दिया। परमार्थ कास्येन पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण दुखी होकर वह बस छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयप्यसो गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल ही लगातार चलते हुए सायंकाल को भी वह अपने गंतव्य से दूर रहा था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत में प्रदेश में पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं। एवं विचार्य, इस प्रकार विचार करके सोचकर स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थमुपागतः। इसी प्रकार सोच करके वह पास में बसे गांव में रैन बसेरा करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। करुणामय घर के मालिक ने उसे सहारा प्रदान किया, अर्थात उसे आश्रय प्रदान किया। विचित्रा देवगतिः। भाग्य की लीला अनोखी होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। कौन से घर में? जिस घर में वह अतिथि रुके थे। तत्र निहितामेकां मंजूषाम आदाय पलायतः। वहाँ रखी एक पेटी को लेकर के वह भाग गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चोरशंकया तमन्वधावत् अग्रहण्च परम विचित्र घटत। चोर की पदचाप से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम घटत, लेकिन एक अनोखी घटना घटी।
चोरः एव उच्चे क्रोशितुमारभत चोरोऽयं। लेकिन जोर जोर से उस चोर ने ही चीखना प्रारंभ कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। उसके इस ऊंचे स्वर से जागे हुए गांव में रहने वाले लोग अपने अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए। वराकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्त्सयन्। और इस बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्। वास्तव में गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। और तत्काल ही उस पुलिस वाले ने रखवाले ने यह चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह यानी कि जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। अगले दिन वह रक्षा पुरुष चोरी के मुकदमे में उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। फिर न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग उनके बयान को सुना। सर्वं व्रतमवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षणं च दोषभाजनम। पूरे वृत्तांत को सुन करके या जान करके उस न्यायाधीश ने अतिथि को निरपराध माना और रक्षा पुरुष को अपराधी माना। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत्। लेकिन प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। कौन? न्यायाधीश। ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। तब उस न्यायाधीश ने उन दोनों को, किसको? अतिथि एवं राजपुरुष को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किया। अन्येधुः त्यो न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तु। अगले दिन दोनों ने यानी कि दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य नवेदयत्। तभी वहाँ के किसी रहने वाले ने आकर के निवेदन किया यत् कि इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। उसने क्या निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते। उसकी जो लाश है वो सड़क के पास में है। आदिश्यताम किम करणीयमिति। आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षणीम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेदुत्मात् दिष्टवान्। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष यानी कि उस सैनिक और अभियुक्त दोनों को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दे दिया। आदेशं प्राप्य उभो प्राचलताम्। आदेश पाकर के वो दोनों, कौन दोनों? अभियुक्त और आरक्षी चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो। वहाँ पास जाकर के लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए मृत शरीर को कंधे पर ढोते हुए वो दोनों न्यायालय की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। जो चौकीदार था वह हष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। जो
अभियुक्त था यानी कि अपराधी वो कमजोर शरीर वाला था। भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारी लाश को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। स भार वेदनया क्रदंती स्म, वह वजन की पीड़ा से चीख रहा था। तस्य क्रंदनम निक्षम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, उसके चित्कार को सुनकर के और प्रसन्न होकर के चौकीदार उससे बोला, रे दुष्ट, तस्मीन दिने त्वयाहं चोरितायाः मंजूषाया गृहात् वारितः। अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था। इदानीं निज कृतस्य फलं भुङ्गस्व, अब अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्यभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 वर्ष की कैद को भोगोगे। इति प्रोच्य उच्चे हसत, इतना कहकर के या ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। यथा कश्चित् उभो शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर के चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तु घटनाया विषये वक्तुमादिष्टो, न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को इस घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने यानी कि उस चौकीदार ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया, अर्थात उसने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्य घटत सशवः प्रावाकर्म पसार्य न्यायाधीशम विवाद्य, जब वो रक्षा पुरुष अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। और क्या घटना थी वो कि वह जो लाश थी वो अपने चादर को दूर फेंक करके उठकर खड़ी हो गई और न्यायाधीश का अभिवादन किया। निवेदितवान यानी कि उसने न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयाम्यपि त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः गृहात् वारितः। उसने क्या निवेदन किया कि माननीय, इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा था मैं उसका वर्णन करके आपको कहता हूँ। उसने कहा कि तुमने मुझे चोरी की पेटी ले जाने से रोका था, अतः निज कृतस्य फलम भुङ्गस्व, इसीलिए अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। उसने कहा कि अब तुम अपने किए हुए कार्य का या अपनी की हुई करनी का फल भोगो और इस चोरी के आरोप में 3 वर्ष का कैद पाओ यानी कि दंड पाओगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने चौकीदार सिपाही को कैद के दंड का आदेश दे दिया और उस व्यक्ति यानी कि उस अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतएवोच्यते, इसीलिए कहा जाता है, दुष्करणान्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलया प्रकुर्वते। क्या कहा जाता है कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो नैतिक तरीके का सहारा लेकर के
कठिनाई से भी जो कार्य किया जाता है या कठिनाई से किए जाने वाले योग्य कार्य को भी वो खेल खेल में ही पूरा कर लेते हैं। अर्थात भावार्थ इसका है कि बुद्धिमान नीति का सहारा लेकर के जो कठिनाई से किए जाने वाला कार्य है उसे भी वो सरलता से अथवा खेल खेल में पूरा कर लेते हैं।